एक ही क्वेश्चन बाकी है मई 2024 के पेपर का। वो लास्ट टाइम मैंने नहीं कंप्लीट किया था। दैट इज जस्ट वन प्रॉब्लम लेफ्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो AS3 का एक प्रॉब्लम था, ये रहा। दैट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3B। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3B, बस अपना ये एक बाकी है और सब हम लोग कर चुके हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 3B इज पेंडिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3B हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट हमारा मई 24 का पेपर कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर एंटायर मई 24 पेपर विल बी ओवर। जरा 1 मिनट और रुक जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। जस्ट विल वेट फॉर 1 more minute एंड विल कंप्लीट। चलो, विल स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3B, 3A was construction contract. सो मई 2024 के पेपर में ओनली एक ही क्वेश्चन बाकी था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3B, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये कंप्लीट कर देते हैं आज। सो मई 24 पेपर विल बी ओवर। लुक एट द प्रॉब्लम। द इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आरएम लिमिटेड। सबसे पहले कभी भी रिक्वायरमेंट देखा करो एग्जाम में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दे वांट अस टू कैलकुलेट ओनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग। और तीन ही एडजस्टमेंट है। वन एडजस्टमेंट is relating to tax, one is relating to debentures and one is relating to investments। बस तीन एडजस्टमेंट्स है और कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ रखा है। मैं प्रॉब्लम रीड कर लेता हूं एक बार। 31 मार्च 23, हमेशा डेट्स देखा करो, कभी उल्टा तो नहीं दिया है, क्योंकि कभी कभी वो लोग उल्टा दे देते अपने को, पहले क्लोजिंग और फिर ओपनिंग दे देते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, P&L अप्रोप्रिएशन। क्लोजिंग ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व्स, डिबेंचर्स, ये चारों के तो मैं अकाउंट बनाने वाला हूं। ये तो मेरे लेजर अकाउंट्स बनते हैं हमेशा। ट्रेड पेबल्स, ये ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस का इफेक्ट दे देंगे हम लोग। और क्योंकि करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कम होता है तो हम लोग माइनस शो करते हैं। वी शो इट एज माइनस 1,29,600 माइनस 1,29,600 माइनस कितना था, 1,18,800 माइनस 1,18,800। सो 10,800 नेगेटिव। फिर उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका लेजर बनेगा। तुम बोलोगे सर करंट इन्वेस्टमेंट्स का लेजर बनेगा। इसका लेजर बनने का रीजन है, मैं तुमको बताऊंगा। नॉर्मली करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं, पर ये प्रॉब्लम में नहीं ले पाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है। और मैंने तीन एडजस्टमेंट देखा था, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर बनाओगे तो ये टैलीड ही है, तो इसको इग्नोर कर देना, इसका कोई अकाउंट मत बनाना। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बना लेंगे, क्योंकि इससे हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये तो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स जब बढ़ता है तो हम लोग नेगेटिव शो करते हैं। करंट एसेट्स का और कैश का इनवर्स रिलेशनशिप बताया हुआ है मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। 81,000, 2,61,360, 261,360 है क्या, 630 है? हाँ 360 है, माइनस 81,000, माइनस 81,000, 1,83,60 नेगेटिव, 183,60 नेगेटिव। मैंने तुमको कैश फ्लो प्रैक्टिस करके आने के लिए बोला था। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे कैश फ्लो सिखाने बैठूंगा, इसलिए मैंने कैश फ्लो का असाइनमेंट डाला था।
ये तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुमको आएगा ये सब. इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन इट इज डिफिकल्ट. सो ये प्रैक्टिस करना कंपलसरी था. इन्वेंट्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग करंट लायबिलिटीज मानते हैं. ये इंक्रीज हो गया तो प्लस रहेगा. इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गया तो प्लस होगा. 1,35,000 माइनस 81,000. 1,35,000 माइनस 81,000. 54,000 प्लस. 54,000 प्लस. ये लो प्रॉब्लम रीड करते ही हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ये सब तो निकाल लिए. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं काम में आएगा. चलो ठीक है. सो मैं पहले तो एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, इनडायरेक्ट मेथड का, और फिर कुछ मैं लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा जो मेरे काम के हैं. देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 3B. क्वेश्चन नंबर 3B. मैसेज आरंभ लिमिटेड हाँ मैसेज आरंभ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट बनेगा इनडायरेक्ट मेथड का. डायरेक्ट मेथड तो हम लोग तभी फॉलो करते हैं जब भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया रहता है. अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट मेथड कभी फॉलो नहीं करते. सो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज indirect method. Indirect method. Below this, net profit before tax. जो बच्चे जेन्युइनली प्रैक्टिस करके आए उनको कोई तकलीफ ही नहीं है. मैंने बोला है अगर मेरे स्पीड में तुम करोगे ना तो मल्टीपल टॉपिक्स तुम लोग एक साथ करना शुरू कर दोगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस. और जो बिना प्रैक्टिस करके आ गए ना उनको कुछ याद ही नहीं है. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. बिलो दिस लीव 6 लाइन्स. लीव 6 लाइन्स. यूज हो या नहीं हो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है. लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स वी लीव 3 लाइन्स हियर. यहाँ पे हम लोग 3 लाइन्स ब्लैंक रखते हैं. देन वी राइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसके नीचे वी लीव 6 लाइन्स. And after that we write cash from operation before tax.
Cash from operation before tax, less income tax paid. Cash from operation after tax, cash from operation after tax, and then add or less extraordinary items. और add or less extraordinary items के नीचे we used to leave 2 lines. हम लोग 2 लाइन खाली रखते हैं और फिर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हमारा क्लोज हो जाता है. बना लो कॉलम. Draw 2 columns. हाँ, रिगार्डिंग द लेजर अकाउंट्स टू बी ओपन. जब हम लोग लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे ना, सी लेजर अकाउंट्स जो हम लोग ओपन करने वाले हैं, दैट इज वन इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. गो टू द नेक्स्ट पेज. One, two, three, four, five. Prepare it for 5 lines. After profit and loss appropriation, provision for tax. 1, 2, 3, 4. 4 lines provision for tax. अदर देन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, हम लोग लेजर अकाउंट्स ओपन करते हैं, जिसमें मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपन नहीं कर रहा हूं. रीजन एकदम सिंपल है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है उससे रिलेटेड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आता है जनरल रिजर्व्स. 4 lines general reserves. Right, general reserves account. General reserves. After general reserves, next is 12% debentures, current investments, 12% debentures, current investments, debentures, current investments, देख लो ना, ये ट्रेड पेबल्स तो करंट लाइबिलिटी है, तो ये तो अकाउंट बनेगा नहीं.
12% डिवेंचर्स के बाद में 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स, 4 लाइन्स। 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स, 4 लाइन्स। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेंट्रीज, ये सारे करंट एसेट्स है। एक ये पीएफडी अकाउंट बना लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मत बनाओ, एक 4 लाइन्स का पीएफडी अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 लाइन्स। मैं जो स्पीड में असाइनमेंट देता हूं ना वो पॉसिबल है करना। अगर वो स्पीड में करोगे तो सीए इंटर तुम लोग स्पीड में पास हो जाओगे, और अगर वो स्पीड तुम मैच नहीं कर पाते हो तो थोड़े अटेम्प्ट्स लगेंगे। टू बी वेरी क्लियर, जो मैं तुमको टाइमिंग के हिसाब से देता हूँ, टाइमिंग ये कि ये टाइम पे तुमको इतना इतना पार्ट करना है, दैट यू शुड डू। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, चलो मेरे सारे अकाउंट्स बन गए, मैं शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट। हैव यू ऑल डन इट? हो गया तो बोल दो मेरे को जरा। इफ इट इज डन प्लीज लेट मी नो। चैट बॉक्स इज ओपन। P&L appropriation, provision for tax, general reserves, debentures, current investments and PFD. Done. चलो हो गया तो शुरू कर देते हैं। I'll start doing it. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी 5400, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस के लिए डेबिट बैलेंस नहीं बोला है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही है 37,800। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स 2,21,400, 1,35,000। 2,21,400, 2,21,400 and 1,35,000। 1,35,000। Buy balance brought down, to balance carried down। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद जनरल रिजर्व 54,000 एंड 81,000। 54,000, 81,000। Buy balance brought down, to balance carried down। Regarding debentures, buy balance brought down 1,18,800 and 291,600। and 291,600। To balance CD, balance carried down। After this, next is current investments 54,000, 1,08,000। Why I'm not taking it as cash and cash equivalent, मैं समझाऊंगा तुमको। 54,000 and 1,08,000 एक इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स का परचेज और सेल्स दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है, सेल तो नहीं दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है ये
90 डेज वाला इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हम लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं ना, वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 90 डेज होता है। मैंने क्लास में समझाया हुआ है तुम लोगों को। बट ये तो क्या है ना, क्लोजिंग बैलेंस भी है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है। फिर उसके बाद है पीएफडी 1,29,600, 1,29,600 and 1,62,000, 1,62,000. My balance brought down. टू बैलेंस कैरी डाउन, ये लो। अदर देन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज सब कर दिया हम लोग ने। अब करते हैं करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के देख लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया, जनरल रिजर्व्स ओपनिंग क्लोजिंग, डिबेंचर्स काम नहीं आएगा फिर भी लेजर अकाउंट बना के लिख दिया, करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, प्रॉपर्टी प्लांट ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो जरूरत ही नहीं है अपने को। चलो इसके आगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है ना, देख लो ट्रेड पेबल्स 129,600 से 1,18,800 हो रहा है, तो करंट एसेट्स कम होगा तो माइनस ही करना है अपने को। लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाओ और लिख दो माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, और मैंने बाजू में अमाउंट भी लिखा हुआ है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 10,800 का डिक्रीज है। करंट लाइबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस करते हैं, करंट लाइबिलिटीज कम होता है तो माइनस करते हैं, लेकिन करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस होता है, कम होता है तो ऐड करते हैं हम लोग। ये हमने सीखा हुआ है। ये लो ट्रेड पेबल्स भी हो गया। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1,83,60। जब करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस करते हैं हम लोग, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,360, 1,80,360। फिर उसके बाद आरडीडी को हम लोग करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, 27 से 54 हो गया, प्लस इंक्रीज 27 से 54 का मतलब है 27,000 का इंक्रीमेंट है, 27,000 इंक्रीज है। हाँ फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे 54, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, $54,000। अरे असाइनमेंट जेन्यूनली सॉल्व करके दो, वो सेम टू सेम क्लास नोट्स का ही तुम स्कैन कॉपी करके मत दो। अभी आज भी एक स्टूडेंट को मैंने रिजेक्ट कर दिया है, वो सेम टू सेम क्लास के नोट्स का ही स्कैन कॉपी करके दे दिया। चलो करो जरा। पहला वाला डिक्रीज 10,000 नहीं था, 10,800 था ना, मैंने 10,000 लिखा हुआ है, मेक इट 10,800, 10,800 निकालो बाहर कितना आता है बताओ जरा, प्लस माइनस करके बाहर का वैल्यू निकालो। 10,800। तुम ज्यादा स्पीड में वर्कआउट करोगे, करो फटाफट। 27 प्लस 54,
minus 10,800 and minus 183.60. ये लो 1,10,160 but negative 1,10,160. नेगेटिव 1,10,160. अब 3 एडजस्टमेंट बचे हैं, वो 3 एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते थे, ये हम लोग ने सब पोस्ट कर दिया. पहला एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर. इनकम टैक्स में 4 एंट्री होती है, 4 आइटम होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोवाइडेड एंड पेड. तो प्रोवाइड करने बोला है, तो प्रोवाइड के लिए तो एंट्री पास करते हैं P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स. सो 1,62 का प्रोविजन क्रिएट करना है. एंट्री में प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट है. सो गो टू प्रोविजन फॉर टैक्स. ऑन द क्रेडिट साइड राइट बाय P&L अकाउंट. 1,62,000 का प्रोविजन क्रिएट किया हमने. और इसका सेकेंड इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट लाइन पे नेट प्रॉफिट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के प्लस 1,62,000. फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. हाँ, तो मतलब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है. डिबेंचर इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना. डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट जो डेबिट होता है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाता है, और टू कैश बैंक गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस में लिखते हैं हम लोग, और टू कैश बैंक जो आता है ना, वो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा नहीं है. और डिबेंचर्स जो इंक्रीज हुआ है ना, वो एंड ऑफ द ईयर में, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1,18,800 पे. और डिबेंचर्स एंड ऑफ द ईयर में इशू हुआ है, तो साल भर जो हमारे पास डिबेंचर्स था ना, वो 1,18,800 का डिबेंचर्स था. रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, here it is 12%. So 1,18,800 into 12%. 1,18,800 into 12%. That gives you 14,256. 14,256. So debenture interest account debit. ये डेबिट इधर आ जाता है. टू कैश बैंक गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो बनाने बोला नहीं है. ये लो, ये इंफॉर्मेशन यही काम की थी बस. न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. इसलिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लिया. ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, मतलब पूरे साल भर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी मैच्योरिटी 90 डेज में हो जाए, वैसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं. ये नहीं लेते हम लोग, भले ही नाम करंट दे दे, नाम शॉर्ट टर्म दे दे, बट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है. इसमें भी क्या है ना, इन्वेस्टमेंट्स में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%. तो ये 8% भी ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा. ये भी ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर में परचेस किया. सो 54,000 इंटू 8%. और इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट के लिए एंट्री आती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. कैश बैंक डेबिट जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. और टू इंटरेस्ट गोज टू नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम. टू इंटरेस्ट गोज टू नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, interest on investments. So cash bank account debit, that is investing activity, to interest on investments. P&L credit, ये याद करो, यहाँ पे P&L credit लिखा था मैं. This is P&L debit and P&L credit. So opening balance of investment is 54,000 into 8%. 54,000 into 8%. 4,320.
ये लो 3 एडजस्टमेंट्स थे, तीनों के तीनों एडजस्टमेंट्स हो गए, यही तो थे। टैक्स प्रोवाइड करना है, डिबेंचर्स एंड ऑफ द ईयर में, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट्स भी और खरीदा एंड ऑफ द ईयर में, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। दैट्स इट। आई विल स्टार्ट क्लोजिंग। कभी भी क्लोज करने के टाइम पे वर्किंग नोट्स में पीएनएल अप्रोप्रिएशन पहले क्लोज नहीं करते, वो लास्ट में क्लोज होता है। क्लोज करो। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,21,400 प्लस 1,62,000, that gives you 3,83,400। 3,83,400 minus 1,35,000, 2,48,400, 2,48,400। अब जो प्रैक्टिस करके आते हैं ना उनके लिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इतना पढ़ाने के बाद में, पूरा काफी सारा पढ़ाने के बाद में भी बच्चे सुनते नहीं है। दे आर नॉट डूइंग वर्क एंड दे आर नॉट डूइंग द सबमिशंस एज पर द टाइमिंग्स गिवन। वेरी रेयर, वेरी few students are doing. Provision for tax account debit to cash bank. To cash bank. Opening, closing, provided, paid. If you have done, मेरे को इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना कराने में, बट करना भी चाहिए। To cash bank. To cash bank goes to income tax paid. To cash bank 2,48,400. 2,48,400 less income tax paid. 2,48,400। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद है डिबेंचर, सॉरी जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स में मैंने समझाया डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट, डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट ऑलवेज। 81,000 माइनस 54,000, 27,000। हाँ, मैंने समझाया हुआ है जनरल रिजर्व्स में क्या बोलते हो, डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट ऑलवेज। क्या लिखने का बाय? डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट ऑलवेज, व्हाट वी शुड राइट हियर? बाय। हाँ, बाय क्या लिखने का? डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट। आंसर ही नहीं है कुछ, नो आंसर्स। डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। To transfer to general reserves 27,000, 27,000। जनरल रिजर्व्स के बाद क्लोज करोगे डिबेंचर्स 2,91,600, 2,91,600 minus 118,800, 172,800। डिबेंचर या तो इश्यू हो सकता है या रिडीम हो सकता है। सो डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट ऑलवेज कैश बैंक, एंड दिस कैश बैंक गोज टू विच एक्टिविटी? डिबेंचर्स बाय कैश बैंक, इट बिकम्स विच एक्टिविटी? कौन बताएगा कौन सा एक्टिविटी बनेगा? हाँ, डिबेंचर्स विच एक्टिविटी, बाय कैश बैंक हो या टू कैश बैंक? ऑल कैश collected and paid for liabilities is a financing activity. Yes, it's a financing activity जो हमने बनाया नहीं है। We have not prepared financing activity. 1,08,000, 1,08,000 investments close करेंगे, we get a difference of 54,000, we get a difference of 54,000। कैश बैंक डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट, डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट शॉर्ट ऑलवेज कैश बैंक।
या तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे या बेचेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स खरीदना और बेचना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हमने बनाया नहीं है। रिगार्डिंग पीएफडी अकाउंट 1,62,000 minus 129,600, 129,600, this comes to 32,400, 32,400। क्या बोलते हो, ये 32,400 को क्या लिखना चाहिए? बाय। लेट्स सी हु कैन टेल मी। ये 32,400 जो डिफरेंस आ गया पीएफडी अकाउंट में, क्या लिखना चाहिए? What should be written here? PFD account, what should be written here? हाँ, by depreciation, क्योंकि पीएफडी में जब पीएफडी अकाउंट मेंटेन होता है तो एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन आती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, और ये डेप्रीसिएशन 32,400 विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल डेबिट डेप्रीसिएशन 32,400। इतना सिस्टमेटिक अप्रोच बना के दिया है तुमको कि पहले वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद अटेंड करो। प्रैक्टिस भी हो जाता है, चैप्टर भी पूरा रेडी हो जाता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद एक बार एग्जाम का पेपर भी कर लेते हैं। नथिंग लाइक इट। 5,400 प्लस 27,000 प्लस 37,800, you get 70,200, and this 70,200 on the credit side, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट शॉर्ट होता तो नेट लॉस होता, और क्रेडिट शॉर्ट है तो दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,200, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,200, और ये जो 70,200 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये यहाँ पे आ जाएगा 70,200 प्लस 1,62,000, this is net profit before tax 2,32,200, 2,32,200, चलो मारेंगे टोटल। जरा टोटल मार के बताओ मेरे को क्या टोटल आता है इसका। इनर कॉलम से बाहर निकालो। 14,256 प्लस 32,400 कितना हो गया? 46,656, 46,656, and this is 4,320 minus 4,320, so 2,32,200 plus 46,656 minus 4,320, देख लो यही आता है क्या? 2,74,536, 2,74,536, 536 minus 1,10,160, 164,376, less 248,400, minus 248,400, minus 248,400, 84,024 आता है क्या? $84,024. We don't have any extraordinary activity. Nil. But ये नेगेटिव है 84,024, नेगेटिव 84,024, सो ये नेट कैश जनरेटेड नहीं है, नेट कैश लॉस्ट है, नेट कैश लॉस्ट
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 84,024। तो ये प्रॉब्लम में कुछ लोगों ने क्या किया ना, इन्वेस्टमेंट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लिया, वो रॉन्ग कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, उस पे इंटरेस्ट भी रिसीव्ड है, एंड ऑफ द ईयर में खरीदा भी है और साल भर मेंटेन किया है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का 90 डेज में बेच थोड़ी दिया। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला 90 डेज में अगर बेच दिया होता था ना, तो हम लोग फिर भी सोचते थे कि 90 डेज में बेच दिया, हम एजम्पशन कर लेते थे कि जो सेल किया वो विद इन 19 डेज 90 डेज में सेल किया, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते थे। बट वो तो पूरा मेंटेन किया और एंड ऑफ द ईयर में और परचेज किया। तो ये 90 डेज से ज्यादा 365 डेज इन्वेस्टमेंट है और परचेज भी हो गया। तो दिस इज नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। देख लो, ये अपना सॉल्यूशन रेडी हो गया। दिस इज आवर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैं तुमको दिखा देता हूं। दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। This is our solution. Cash flow from operating activity, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया अपना, जिसमें अपने को डिबेंचर अकाउंट नहीं भी बनाए तो चलता था, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट नहीं भी बनाए तो चलता था, लेकिन क्या है ना, फिर प्रॉब्लम में है ना, एग्जाम कंडीशन में ट्रैक नहीं रहता है, कुछ छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने बना दिया। अदरवाइज ये अकाउंट नहीं बनाने से भी चलता था, बट एग्जाम कंडीशन में बना लेना चाहिए, बना लेना ज्यादा बेटर है। चलो, सो दिस इज डन एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच वाज पेंडिंग। With this, I have completed May 2024 all the questions. Every time I give you certain assignments, take it seriously. और जो मैं टाइम फ्रेम देता हूं ना, मैंने बोला मॉर्निंग में तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट या 5 घंटा जो भी तुम मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो पढ़ते हो, 5 घंटे का एक सब्जेक्ट थियरी होना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल होना चाहिए। और इतना घाई नहीं करने का कि मेरे को अभी टैक्स करने का है, मेरे को अभी कॉस्टिंग करने का है, मेरे को ये करने का है। टाइम है अपने पास दो सब्जेक्ट चलाने का, थोड़े दिन वो सब्जेक्ट को परफेक्ट करने का, फिर आगे बढ़ने का। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छे से जिन्होंने मेरे साथ ये पूरा पेपर जेन्यूनली किया है ना प्रैक्टिस, उनके कितने सारे टॉपिक्स टच हो गए मालूम है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैं तुमको ये वाला पेपर दिखाऊं ना, एक तो ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, ये सीखने लायक पेपर था। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ना, ये पेपर करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखा इसमें, पूरा सिलेबस होने के बाद में भी। जिन्होंने जेन्यूनली किया था उनका AS16 बोरिंग कॉस्ट रिकैप हो गया, रिवाइज हो गया। AS16 के बाद में नेक्स्ट था, दिस वाज मैंने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक 2 क्वेश्चन तुमको दिया था सॉल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिर ये AS2 का जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, अगेन अ न्यू वेराइटी, न्यू वेरिएशन था इसमें। फिर उसके बाद में हम लोग ने नेक्स्ट जो किया था, दिस वाज बायबैक ऑफ शेयर्स, नहीं ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था क्या, हाँ ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम था। इसमें भी एक ओन डिबेंचर का एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद आ गया AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने रिवाइज करने बोला था ये लेक्चर लेने के पहले। फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आज AS3 हो गया। 2 दिन से मैंने रिवीजन का पूरा पैटर्न बना के दिया था। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट डूइंग, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट। करना चाहिए, ये रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए और प्रॉपर टाइम फ्रेम में होना चाहिए जो मैं देता हूँ। अरे ये टाइम फ्रेम में करोगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, स्पीड आ जाएगी। करने की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना चाहिए कि यस वी आर गोइंग टू डू इट। सो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक ओन नहीं करोगे, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। फिर उसके बाद में ये आ गया था इंटेलिजेंट, ये आ गया दिस इज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड सच अ सिंपल क्वेश्चन। नील गगन लिमिटेड नाम से मैंने प्रॉब्लम करवाया था, ये वैसा क्वेश्चन है, मैंने क्लासरूम में करवाया था ऐसा क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में पहली बार इसमें डिबेंचर डिस्चार्ज ऑफ पीसी में आया है, क्योंकि पुराने कंपनी में डिबेंचर ही नहीं था, तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में डिबेंचर्स डालना पड़ा। हम लोग ने ओल्ड कंपनी को इक्विटी शेयर्स पेमेंट में दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दिया पेमेंट में, डिबेंचर्स भी दिया।
तुम देखो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में मैंने क्लास के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स में एक भी प्रॉब्लम में डिबेंचर्स को डिस्चार्ज ऑफ पीसी में नहीं रखा है। हमेशा ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स को टेक ओवर करते थे और न्यू कंपनी के बुक्स में फोर्थ एंट्री में उसको सेटल करते थे। पर यहाँ पे ओल्ड कंपनी में डिबेंचर्स आई नहीं, तो हमको डिस्चार्ज ऑफ पीसी में डिबेंचर्स देना पड़ा, क्योंकि न्यू कंपनी तो ओल्ड कंपनी को डिबेंचर्स दे रही है। तो कुछ ना कुछ नया था इसके अंदर। फिर उसके बाद में ये आ गया अपना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली इसमें जो नया एडजस्टमेंट था वो पॉलिसी था कि सब्सिडरी कंपनी एक पॉलिसी फॉलो करते हैं आरडीडी मेंटेन करने की, जो होल्डिंग कंपनी नहीं करता, तो वो पॉलिसी को रिवर्स कर देने का, आरडीडी हटा देने का, क्योंकि दोनों की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। बाकी ये प्रॉब्लम में कुछ ऐसा सच नया नहीं था। फिर कंसोलिडेशन के बाद में नेक्स्ट आफ्टर कंसोलिडेशन हमारा और एक टॉपिक कवर हो गया जो था AS19 लीज अकाउंटिंग, एंड विच वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जिसने हायर परचेज ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है उसके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। फिर आफ्टर लीज अकाउंटिंग वन मोर टॉपिक विच हैज बीन कवर्ड, ये कौन सा था? ईपीएस। इसमें बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों पूछा हुआ था। और आफ्टर दैट आफ्टर ईपीएस ये एक नया था, डिविडेंड पेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। इफ यू डोंट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट इन द करंट ईयर और इफ देयर इज अ लॉस इन द करंट ईयर, तो हम पास्ट प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और फिर उसके बाद में ये फॉरेन ब्रांच का भी स्टॉक वैल्यूएशन का एक अच्छा एडजस्टमेंट था। तो एवरी प्रॉब्लम वाज वंडरफुल प्रॉब्लम। स्टॉक वैल्यूएशन का एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट था फॉरेन ब्रांच का। और दैट्स इट। इतने सारे हमने टॉपिक्स को टच किया, और मैंने ये सारे टॉपिक्स तुमको बीच बीच में रिवीजन करने बोला था। जब मैंने टॉपिक्स पिकअप किए थे ना, तो तुमको बोला था कि प्लीज कीप रिवाइजिंग। अरे एक एक टॉपिक करने से लास्ट डे तक भी प्रिपरेशन नहीं होता है, मल्टीपल टॉपिक्स करने पड़ते हैं, तब जाके एक बार सिलेबस हो गया ना। सो दिस इज हाउ मल्टीपल टॉपिक्स शुड बी डन। सो विद दिस माई May 2024 पेपर हैज बीन डन। ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार ये मीटिंग को क्लोज करूंगा और फिर से सेशन स्टार्ट करूंगा। सब लोग वापस से ज्वाइन करो। AS29 में आगे के सेशन में कराने वाला हूँ। ये May 24 का सेशन एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वापस से फटाफट मैं अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सब लोग फिर से ज्वाइन करोगे। आई वांट टू सेपरेट वीडियोस, नथिंग एल्स। मेरे को सेपरेट वीडियोस चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूटी में आ जाएगा। सब लोग वापस से रीज्वाइन करना, ठीक है ना?